अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज भी 3 खबरें हैं। जजेस सीनियरिटी केस, मखसूस नशिस्तों का केस और नूर मुक़द्दम सफ़ाकाना बहीमाना कत्ल केस। उसका तो फ़ैसला हो गया और उसमें जो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी है। तो इन तीनों केसेस के हवाले से बात करते हैं कि आज इनमें क्या हुआ। और सबसे पहले नासिर साहब से शुरू करते हैं कि इनके दोस्त हैं फैसल सिद्दीकी साहब। उनके आर्गूमेंट्स आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं और कल उन्होंने 20 मिनट मज़ीद नहीं, आज तो ख़त्म कर लिए, उन्होंने ख़त्म कर लिए। हाँ, हमें हामिद खान साहब जो हैं वो कल अपने आर्गूमेंट शुरू करेंगे। उनकी 2 दरख्वास्तें, उस पर क्या हुआ। और जजेस सीनियरिटी केस में भी जो है वो डेवलपमेंट है, वो भी कल तक के लिए मुलतवी हुआ है। तो नाज़िर साहब, आज जो है फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल थे वो क्या थे और बेंच का रिस्पांस क्या था? शुक्रिया क़य्यूम साहब। आज की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे ख्याल में वो एक डिफरेंट है। फैसल सिद्दीकी साहब से मैं नहीं शुरू करूँगा, मैं अच्छा। बेंच के ऑब्जर्वेशन आपको सुनाऊंगा जो बड़ी सिग्निफिकेंट है। हाँ हाँ। बार बार फैसल सिद्दीकी साहब जब ये कह रहे थे कि जो जजेस हैं, जो 2 जजेस हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब, उन्होंने अपने आप को चूँकि रिक्यूज़ नहीं किया और जब एक रिव्यू पिटीशन के लिए एक बेंच तश्कील दे दिया जाता है तो जजेस को हटाया नहीं जा सकता। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बार बार उनको ये कह रहे थे कि आपको अंदर की बातों का नहीं पता, आप ये छोड़ दें, आप आगे चलें। और उन्होंने ये भी बताया कि देखें, जो मई 6 का जो ऑर्डर था ना वो साइन हुए हुए हैं, उनको 13 जजेस ने साइन किया है, जिसमें ये कहा गया था कि मेजॉरिटी 11 जज बेंच जो है वो उन्होंने रेफ़र कर दिया कमेटी को कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दे बेंच। तो इसमें जो बात सामने आई है, जो वो जस्टिस अमीन बार बार ये कह रहे थे ना कि आप को अंदर की बात का नहीं पता, तो आखिरकार जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने बता ही दिया और उसको सेकंड भी किया जस्टिस नुसरत हिलाली साहब ने। उन्होंने ये कहा कि अगर जस्टिस मज़र की ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम चाहें भी ना कि उन जजेस को इस बेंच में लाएं तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि वो उनमें से एक बाहर है। अच्छा, कौन? देखें, ये अब हम जो है ना इस पर सिर्फ प्रज्यूम कर सकते हैं कि शायद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बाहर हैं, क्योंकि बाहर कहाँ? अमेरिका। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो दूसरे वैसे बड़ी अजीब सी बात नहीं नाज़िर साहब, ये मखसूस नशिस्तों का वो केस है जिसकी बायस बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई और इसको स्टे करके तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी पहली फुर्सत में अमेरिका चले गए थे। तो बहरहाल साहब भी अमेरिका गए थे। हाँ, नहीं, देखिए वो जाएं, लेकिन एक हेयरिंग हो रही ये है मखसूस नशिस्तों के केस का और अमेरिका का ताल्लुक क्या है? ये बस बड़ा अहम ताल्लुक है। अच्छा। जस्टिस नुसरत हिलाली साहब ने एक जगह ये भी कहा कि आप मेरा टिकट करवा दें, मैं खुद जाके अमेरिका से उनको ले आऊँगी। अच्छा। तो लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया था जजेस का, ये हम प्रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कुछ अरसे से बेंच में नजर नहीं आ रही शायद। हाँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि वो जो पहले दिन डिसमिस की गई थी उसकी एक रीज़न थी, और वो ये रीज़न थी कि शायद उन्होंने जाना था। तो बहरहाल ये में तो था वैसे बेंच उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो बेंच था। उसके सेकंड उन्होंने फिर वो लिखा भी था, डिसेंटिंग नोट भी लिखा था, फिर उन्होंने एक लेटर भी लिखा था बाद में। हाँ, चीफ जस्टिस को कि मेरा वो डिसेंटिंग नोट जारी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद डेवलप हुआ ये कि भाई इकट्ठी आएगी और ये बेंच के सरबराह की मर्जी से होगा अपलोड जो भी है फैसला। लेकिन मैं उसके पीछे नाज़िर साहब वही क्या वो तहरीन जेड वाला फैसला और उसमें जो जजेस के अंदर हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये सारी चीज़ें तो उसको उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया इस तरह से। देखें, उसमें 2 बातें हैं ना, मैंने और जहांजेब साहब ने इस पर ख़बर भी की थी, और ख़बर ये की थी कि अब ये नई पॉलिसी बन गई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जब तक प्रिजाइडिंग जज ये हुक्म, बेंच, हाँ, जो भी कोई बेंच है उसका प्रिजाइडिंग जज जो होंगे, जो हेड कर रहे हैं बेंच को, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी डिसेंटिंग ऑर्डर या कोई एडिशनल नोट या जो भी है वो रिलीज़ नहीं होगा या अपलोड नहीं होगा वेबसाइट में जब तक केस फाइनल ना हो जाए। ठीक है। और दूसरा, आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने ख़ुद ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि हमारा जो पास्ट बिटर एक्सपीरियंस है, जो हमने इलेक्शन मैटर में, जो पंजाब के इलेक्शन वाले मामले में जिस पे कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ये 3-4 है कि 4-3 है, याद है ना आपको,
उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये और उसमें बस जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये भी कहा कि और वो एक ऐसा फैसला है जिसका वो अभी कि तक- 90 दिन के इलेक्शन जिस- उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं अब आया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया। आज तक नहीं आया। आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में AQS के प्रोग्राम में हमने ये बात बताई थी, रिवील किया था, रिवील की इंकशाफ थी किया था। कि आज अभी उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें अपना तैयब बलोच साहब से सवाल है कि तैयब साहब ये फैसल सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं वैसे, मतलब इतनी ऑब्वियस चीज़ें आज तो उन्होंने शायद जो बेंचेस की तश्कील और रिव्यू के हवाले से जो केस लॉ है उसमें पनामा बेंच का भी फैसले का हवाला दिया, 63A के फैसले का भी हवाला दिया, और भी बहुत सारे। उनका कहना ये था कि जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के तहत आईनी बेंच अपना देखेगा, क्योंकि जो दरख्वास्तें आई हुई हैं वो भी इसी पुराने रूल्स के तहत आई हुई थी। सर बेसिकली बेतुके और वो कह एतराज़ात रहे हैं हैं। कि रेगुलर बेंच ही सुने। तो सर बेतुके एतराज़ात हैं जो इनकी एप्लीकेशंस पे है, बेंच पे जो उन्होंने एतराज़ात किए और यार उसमें 2 दिन से अदालत सुन रही है सुने उनको, सुने आप कह रहे हैं सुने कि बेतुके है ना। और वो जो आपने कहा चाह क्या रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी क्या है, ये इल्तवा चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये केस कंक्लूड ना हो। ये बात कोर्ट की नहीं है, आउटसाइड द कोर्ट ये चीज़ें सामने आ रही हैं। PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो स्ट्रेटजी है कि कुछ भी किया जाए इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, और वो इसी हवाले से जो है वो एतराज़ात अभी तो हम तो ये भी सुन रहे हैं शायद मज़ीद भी दरख्वास्तें कुछ दायर कीजिए। अब मुझे बताएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कितनी दरख्वास्तें हैं यहाँ पे? ना वो उन्होंने मतलब ठीक है, ये फैसल सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने ये वाली की बेंचेस के एतराज़ करी, हामिद खान साहब ने 3 मुतफरक दरख्वास्तें दायर कर दी ठीक है ना। तो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुने, बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग करें। अच्छा, वो 26 एनवी तरमीम पे है। फैसल सिद्दीकी साहब का है कि जी बेंच असर नौ तश्कील दें, 13 का बेंच दोबारा बनाएं। वो बता भी रहे हैं जज कि भाई वो 13 वाला 6 मई का फैसला 13 के जज में वो हैं, वो अपना पहुंच गए अपने वो उस भी पे। तो अब नासिर साहब एक जुडिशल ऑर्डर हो गया ना जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का। अच्छा तो ये तो एक और अच्छा फिर देखें बात ये बात 13 जजेस के साथ नासिर भाई ने भी वो किया, ये जहांजेब ने भी ये स्टोरी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तौर पे ये चीज़ तय कर दी है कि कोई भी जज जो इख्तलाफ कर रहे हैं कुछ भी है तो वो आर्डर उनका इशू नहीं होगा जब तक ओवरऑल वो मैटर कंक्लूड नहीं हो जाता, और वो जो प्रेसिडिंग जज है उसकी इजाज़त से ही कोई चीज़ें सामने आएंगी। चेज आया कि ये पॉलिसी बन चुकी थी, ठीक है, माजी के सारे तलख हक़ाइक़ को चीज़ों को सामने रख के, लेकिन इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया, लेटर भी लिखे गए, प्रोटेस्ट भी किया गया। फिर उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की उस पॉलिसी को बलाए ताक रख के, ठीक है, आर्डर लीक करा दिया गया। और वो आर्डर क्यों लीक करा दिया गया, वो ये था कि एक तो परसेप्शन मैनेजमेंट बन जाए, और दूसरा ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के जो वकला है उनको जवाज़ मिल जाए और वो बेंच में मामलात को लिंगर ऑन करे, प्रॉब्लम करे, रोड़े अटकाएं, ये करे। तो ये सारी स्ट्रेटजी उसी तरफ है। और अभी तो हामिद खान कल से शुरू हो रहे हैं, और हामिद खान का आपको पता है कि वो तो नॉर्मल केस में भी पेश हो तो कहते हैं सर अल्तवा ही डाल दें, तो यहाँ पर तो स्ट्रेटजी अल्तवा की जानब जा रही है। तो अब देखते हैं। एक तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, अगर हम डाइसेंट पढ़ें 2 जजेस का, तो उसमें उन्होंने सिर्फ दरख्वास्तें काबिल समात होने को डिसमिस नहीं किया, उन्होंने मेरिट्स के ऊपर भी ये केस उड़ाया है। और इस बात का इज़हार जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी किया है, और बिल्कुल राइटली उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की। आप देखें कि वो डाइसेंट में ये बात कर रहे हैं कि ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये पहले केस में आर्ग्यू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे ये उस पे ये आर्गूमेंट दिया गया कि जी जो क्लॉक को रिवर्स किया गया और ये 3 दिन का वक्त होता है, ज़्यादा वक्त दिया गया, फिर उसके बाद इसमें फरीक ही नहीं थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ये सारी क्लॉक चीज़ें रिवर्स करने वाली बात जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने क्यों की? वो कि भाई वो जो फैसला जो उनसे वो कोई आइन और कानून के मुताबिक है जिसके ऊपर रिव्यू है। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो बात की, उससे मुझे जो ये लगा वो क्या बात की वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सारा
कवायद असूल कानून से बाहर जाके उससे उलट हुआ, अक्सरी फैसला जो सा अक्सरियती फ़ैसला है। तो एक तो बात यह है कि ये मेरिट्स के ऊपर भी इन दो जजों ने जो है वो इस केस को ख़त्म कर दिया है और डिसमिस कर दिया है। तो ये बात भी डाइसेंट में उनका व्यू बिल्कुल क्लियर है, मौजूद है। दूसरी अहम बात जो लिंगर ऑन वाली बात तैयब बलोच ने की, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मज़ीद आपको ये बताऊँ कि फैसल सिद्दीकी साहब ने आज इस केस को की कार्रवाई रोकने के लिए पता है क्या मिसाल दी? वो ये फरमा रहे हैं जी कि डेथ सेंटेंसेस की अपीलें 10-10 साल से यहाँ पे पेंडिंग हैं, तो इसको भी पेंडिंग कर दें। अब देखें यार ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि मतलब 10-10 साल से कुछ दरखास्तें पेंडिंग हैं तो उसकी बुनियाद पे आप इसको ही पेंडिंग कर दें। तो ये तो अजीब बात है। तो अब मतलब बुनियादी मकसद जो है वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब यही लग रहा है कि इस केस को जो है वो डिले करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आज भी आखिर में हामिद खान साहब की 2 दरखास्तें हियरिंग के लिए फ़िक्स हो गई हैं, हाँ। उनको नंबर लग गया, लेकिन तीसरी पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पे वो इसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि एक पटिशनर की दरख्वास्त पे एतराज़ लगता है तो आप चैम्बर अपील करते हैं। तो उन्होंने उस चैम्बर अपील का जो फोरम है उसको बाईपास करते हुए ओपन कोर्ट को एड्रेस करके ये कोशिश की कि कोर्ट में ही ताकि मैं इन एतराज़ात को ख़त्म करवाऊँ ताकि ये दरख्वास्त भी साथ ही नंबर लग जाए, लेकिन उसको कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि नहीं, वो जो प्रोसेस है वही अडॉप्ट होगा और उसके साथ ही जो है वो ये चलेगा। तो ये 2 दरखास्तों पे जो कल से वो है जो स्कैंडलस दरखास्त है, वो नहीं लगी। बहुतानबाजी की है अपने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे, वो वाला है। अच्छा, तो दूसरी आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया है कि क्या हम दावतनामा भेजें? अब वो अगर नहीं आ रहे तो अब आप बताइए अब हम क्या करें? हाँ, पता लगे वो और दूसरी ये बहुत लिखे, दावतनामा लिखे, जुडिशल ऑर्डर हो गया, उस पर 13 के दस्तखत है। मोइनुद्दीन खान साहब ने वो उनको मशवरा दिया कि दावतनामा आप खुद ही दे दें कि आप शायद आपके कहने पे आ जाए। अच्छा, जो इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक़ में भी आर्गूमेंट दे दी है इसमें। अच्छा, हाँ, वो क्या? उसमें उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि 26 अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट कोई बदल गई है या कोई नई कोर्ट बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि असाइनमेंट ऑफ केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला गया है, लेकिन तमाम के तमाम जजेस के पास जुरिसडिक्शन है, तमाम के तमाम और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई जज आईनी है या गैर आईनी है, तमाम जज बराबर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना, ना ही कोई सेपरेट सुप्रीम कोर्ट बनी है, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया है जिनके सामने एक पर्टिकुलर केसेस जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी वो उनके पास जाया करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही है। मतलब ये तो फिर इन्होंने चैलेंज क्यों की है? ना सिर्फ वो एक फिल्म आपकी बड़ी जो है ना वो वो एक फिल्म जो है ना आपकी वो बड़ी पसंदीदा है, वो अमूमन आप वो एक्लीज़ हील का वो आप देते हैं उसके ना ट्रॉय, हाँ, उसके अंदर एक सीन है बड़ा मज़े का है। वो जब फ़ौजें वापस चली जाती हैं, वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं, उसके अंदर फ़ौजी चले जाते हैं और फिर रात होती है, वो वहाँ से निकल के और फिर किला फतह कर लेते हैं। वो ट्रोजन हॉर्स क्या कहते हैं उसको? ट्रोजन हॉर्स। तो ये फैसल सिद्दीकी साहब ट्रोजन हॉर्स यार मुझे इसका नहीं पता, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल मतलब कि काम किसी और ना करें। लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने 26 अमेंडमेंट के हक़ में दलाइल दिए हैं, जबकि ये केस जो है ये रिजर्व सीट्स का केस है। और हाँ, जस्टिस नईम मुख्तलिफ खान साहब ने कहा कि ये आप दलाइल उसमें दीजिएगा। और मज़े की बात है कि अभी जो मेन रिव्यू हेयरिंग है वो अभी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तक उसमें नहीं, वो डिसमिस तो हो गई है, 2 जज साहबान ने तो डिसमिस कर दिया, वो तो उन्होंने कर दिया ना, लेकिन बाकी 11 मेंबर बेंच ने तो अपना माइंड देना है, नोटिस दिया। हाँ, सिर्फ नोटिस ही दिया। तो कहने का तो कल हामिद खान साहब की एक तो है कि लाइव स्ट्रीमिंग वाली, और दूसरी जो है वो ये है कि इसको 26वीं आईनी तरमीम के बाद तक मौखर कर दिया जाए। तो ये 2 दरखास्तें जो हैं इस पे हामिद खान साहब अपने दलाइल देंगे। तीसरी पे तो वो काफ़ी गुस्से में थे कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस होता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफिस को बाईपास पाकिस्तान से ओवरराइड कर तो रहा है। वो क्या पता लगा कि क्या इतराज़ लगाया उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस जो कल उन्होंने बात की थी वो वही है कि स्लगिश और स्कैंडलस लैंग्वेज का इस्तेमाल है। अच्छा, तो वो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर अपना माइंड नहीं चेंज किया, वो वहीं का वहीं है, ऑब्जेक्शंस हैं अभी तक। ठीक, तो आज जजेस के केस में सीनियरिटी केस के अंदर जो है वो हामिद खान साहब ने बड़ी बातें सुनाएं, दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और इमरान खान साहब के वकील इदरीस अशरफ साहब जो हैं
उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है, तो वो उसमें क्या हुआ? हामिद खान साहब ने तो आज अपने दलाइल जो मुकम्मल किए, उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी। उन्होंने ये कहा कि आप जैसे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का हवाला दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जजेस से पूछा नहीं जाता जज को ट्रांसफ़र करने के लिए भारत में, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आइनी तकाज़ा है कि एक जज जिसने ट्रांसफ़र होना है उससे बाकायदा पूछा जाता है कि हम आपको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आपके क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने बहरहाल आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल किए और फिर उसके बाद इमरान खान के जो वकील हैं इदरीस अशरफ, उन्होंने आर्टिकल 25 के हवाले से जो इक्वलिटी है उसके ऊपर बात की और ये कहा कि ये एक तो पीरियड होना चाहिए जी मुद्दत का तयन होना चाहिए कि ये मुद्दत का तयन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये एक कुछ वो जजेस जो पहले से बैठे हुए हैं और फिर एक जज ट्रांसफ़र होकर उसके ऊपर आए तो वो सीनियरिटी वाला इशू जो है वो मुतासिर हो जाता है, तो ये असल में इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप आर्टिकल 25 जजेस के लिए आर्टिकल 25 जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, क्या उनके लिए आप चाहते हैं इसका इतलाक़ उनके ऊपर हो? तो फिर क्या कहा उन्होंने? कोई ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि फिर कोर्ट टाइम ओवर हुआ और उन्होंने कहा जी कि हम कल जो है वो दोबारा इसके ऊपर आर्ग्यू और करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से समरीज वो हिस्ट में भिजवाई गई हैं वो हामिद इन्फॉर्म खान है। साहब का मैं अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करना हाँ। चाह रहा था तो दो बातें। एक तो जस्टिस नासिर अदीस शेख साहब आपके दोस्त हैं, आपने उनसे पूछा इमरान खान से फीस कितनी ली है, दी भी है कि नहीं उन्होंने? ये एक जो है ना, ये एक ऐसा मामला है जो नहीं पूछा जा सकता। अच्छा, ये एक मतलब ये बिटवीन द क्लाइंट एंड द नहीं तो वो ये कह सकते हैं मैं प्रो बोनो कर रहा हूँ या मैंने लेकिन फीस ली इतना है। मैंने सुना है कि वो आपको खाने पे लेके जा रहे हैं। दोस्त वो मेरे हैं लेकिन खाने पे आपको लेके जा रहे हैं। मुझे? हाँ। अच्छा, तो कब? बस ये मुझे नहीं पता। ये आपके जरिए दावत आई है मुझे? नहीं, मुझे ये कहीं से पता लगा। अच्छा, जस्टिस हाँ जरा से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने हामिद खान साहब को एक बात कही थी कि जो इंडियन हाई कोर्ट इंडिया में जो प्रैक्टिस है ना जजेस की ट्रांसफ़र, वो इसलिए होती है कि वहाँ यूनिफाइड सीनियरिटी लिस्ट है। तमाम हाई कोर्ट के जजेस की एक सीनियरिटी है यूनिफाइड, जिसमें सबको पता होता है कि फ़लाँ हाई कोर्ट का जज जो है ना फ़लाँ हाई कोर्ट के जज से जूनियर है या सीनियर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ कंसेंट लेना ज़रूरी है। और ये जो कंसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये जो कंसेंट है, ये जो जज ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी ज़रूरत है। ये उससे कंसल्टेशन नहीं है, कंसल्टेशन चीफ जस्टिस से। दूसरा जो इदरीस अशरफ साहब हैं, उन्होंने जो आर्गूमेंट किए थे वो ये था कि जो ट्रांसफ़र आप जब जज करते हैं विदाउट एनी पीरियड, तो ये आप दो सेट ऑफ क्लास बना रहे हैं, और दो सेट ऑफ क्लास बनाने का मतलब है कि आप उनको डिफरेंट तरीके से कैटेगरीज में ले रहे हैं और उनको ट्रीट करेंगे। तो ये नामुनासिब है। आप एक ही हाई कोर्ट में दो कैटेगरी ऑफ सेट नहीं बन सकते और नहीं बनाए जा सकते दो कैटेगरी ऑफ जज। ये मतलब इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। वो ये इनका ये कहने का मकसद है। ठीक हो गया। तो अच्छा, कैटेगरीज में उन्होंने ये भी बात की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में 3 कैटेगरीज हैं। एक मुस्तकिल तो जजेस, नींद आ गई। हाँ, एक मुस्तकिल जजेस हैं, तैयब से ad एक hoc। सवाल बड़ा वो अब अच्छा। इब्तिदा में हम करना वो टॉपिक छेड़ना भूल गए, और वो ये है कि अभी ताज़ा खबर जो है वो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें ये आई कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को काबीना ने फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दे दी, उनकी तरक्की कर दी है। पाक भारत जंग के अंदर जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। देखिए साहब, ये आपको भी मुबारक हो, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लिए मुबारक बनती है, लेकिन इसका क्रेडिट मैं यूँ खबर का क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा। और पाक भारत कन्फ्लिक्ट और जो ही ये विक्ट्री पाकिस्तान को मिली उस टाइम आपने ही कहा कि इनको फील्ड मार्शल जो है वो बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भी शायद ऐसा ही है। ये शायद दूसरे फील्ड मार्शल बन रहे हैं। अयूब खान वो उन्होंने तो अपने आप को खुद ही बना लिया था। हाँ, उन्होंने अपने आप को खुद ही बना दिया था ना। लेकिन यहाँ पे जमहूरी हुकूमत ने बनाया है। एक चीज़ सिद्दीकी साहब, मैं इस तवज्जो से कि ये जो हमने जंग जीती है ना, ये सिर्फ एक महाज पे नहीं जीती, 2 महाजों पे है। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पे रहा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने, और हकीकत है, तलख हकीकत है, कभी नहीं पनपने दिया। पहली दफ़ा हमने देखा कि जमहूरियत को इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, अब की इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया और स्पेस दी, जो स्पेस इंक्रोच हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये एक तो अंदरूनी महाज पे भी ये विक्टोरियस है
और बैरूनी महाज पे भी विक्टोरियस हैं। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ ये तो वक्त फ़ैसला करेगा कि फ़ील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला किस तरीके से दुरुस्त था नहीं था, क्योंकि वो कहना ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हम एक फील्ड मार्शल को देख चुके हैं, बहरहाल दुआ करते हैं अभी तक जनरल अय्यूब। अभी तक जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ या करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात को फ़रोग़ दिया, जमहूरियत के साथ खड़े हुए और बैरूनी तौर पर भी जो हमारा अज़ली दुश्मन था उनको भी शिकस्त दिया। अब तक के इक़दाम तो ऐसे सही हैं कि पार्लियामेंट के पीछे हैं, हुकूमत के पीछे हैं, मतलब वो एक जो होता है तो उसमें अपने मुझे एक वैसे रोल के इस अंदर पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये तैयब की फील्ड है जो चीज़ों को समझता है इन इश्यूज़ को। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, बहरहाल ये एक हिस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि ये अब हुकूमत देखें, करेगी? पता नहीं 5 साल होते हैं नहीं होते, लेकिन मैं एक हिस्ट्री आपको बयान कर रहा हूँ कि तारीख तो नहीं यही वो है। तो कुछ भी हो सकता है। देखें, मुल्क को अगर इकोनॉमिकली अगर कोई अगर खड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि इसको टाइम पीरियड दे, कोई भी गवर्नमेंट हो जिसकी भी हो, उसको टाइम पीरियड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उधर सुना है इमरान खान की भी कोई ट्वीट आई है, मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौज भी मेरी है और वो भी सारा कुछ मुल्क भी मेरा है और ये सारी बातें इस तरह की भी। उसका एतबार कौन करे? और ऊपर से वो अपना नजम सेठी साहब जो हैं वो ख़बरों पे ख़बरें अपनी वो जो ख़बर दी उसके ऊपर वो तज्ज़ियाती वजाहती तज्ज़िये देते जा रहे हैं, ये देखें वो देखें। लेकिन देखें बास ने, अगर मुल्क में इस वक्त कोई यूनिटी आ रही है तो आने दें, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं देखिए मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम यकसू हो के एक तरफ चलें। ये जो है ना, ये इससे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ये ठीक नहीं होती चीज़ें। अच्छा चलें अब आ जाते हैं नूर मुकद्दम वाला केस। छोड़ें यार, अब जो छोड़ दे यार। इसके अलावा एक हाँ। अहम चीज़ है क्या? जो वो करनी है, एक चीज़ बड़े नोट की गई है ये मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर कि तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी ख़वातीन जिनको मिली थी, उन सब को मतलब है वो आती हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 तक यहाँ पे सिक्योरिटी में बिल्कुल। लेकिन जो ये PMLN की जो ख़वातीन है उनसे शिकायत मैंने सुनी है। हाँ, जो हुकूमती इत्तेहाद से हैं वो कोई भी वो जब आती हैं तो यहाँ पे उनको तो इंटर नहीं होने दिया जाता। अच्छा हाँ, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के नाम पे मसाइल का शिकार रहती हैं। सिर्फ वही आ सकते हैं जिनके पास वकालत का लाइसेंस है, बाकी तो को तो आना ही नहीं दे रहे। लेकिन PTI का आपने देखा पूरा का पूरा वो वेड़ा और हजूम ही होता है सारा। हाँ ये तो है। अच्छा एक पता नहीं कौन वो कौन आया अपने हुआ था। अच्छा अपने अकेले वो खुद भी और अपने साथ जो बाकी हैं, कोई टिकटॉक वाली आदत जो जिसने कैमरा पकड़ना होता है और वो ये सब आए हुए होते, कोई रोक टोक नहीं है और प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। ये एक अहम चीज़ है, मैंने कहा थोड़ा। हाँ ये आपने पॉइंट आउट किया, ये चीफ जस्टिस इसको नोटिस लें इसका। तो जनाब नूर मुकद्दम का केस, नासिर साहब काफ़ी मतलब आज तक ऑर्डर तो कयूम सिद्दीकी साहब पहले आप सुनाए ना। आज आप खुद थोड़ा सा सर ऑर्डर सर आप मतलब नहीं, ये क्या आपका बात हुई? कहने आज का आप मतलब है पूछते- कयूम साहब नहीं होते। आज आप मतलब है ये आपने क्या खुद बात वो- हुई? कहने का मतलब है आपने इस पूरे केस को जो है ना वो क्लोजली मॉनिटर किया है, देखा है, तो इस वजह से आपकी ग्रिप इस पे ज़्यादा है और आप हमें थोड़ा बताएं और व्यूअर्स को भी बताएं। जो फैसला है भाई वो ये है कि जो मुलजिम जाफ़र है ना, ज़ाहिर जाफ़र, उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी है 302 के अंदर नूर मुकद्दम के कत्ल में। और जो एक और इल्ज़ाम के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेप में उसकी उम्र कैद की सज़ाए मौत कर दी थी, उसको उन्होंने वापस उम्र कैद कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद ही दी थी। और जो अगवा बराकत का जो अबडक्शन का इल्ज़ाम था उसमें उन्होंने वो सेट असाइड कर दी सज़ा जो भी थी। तो ये 3 काउंट के ऊपर है। और ये मतलब जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं उनके बारे में देखा अमूमी तौर पर ये है कि वो रिलीफ गिविंग जज हैं, वो इस तरह से नहीं करते। और उसका इज़हार आज उन्होंने किया भी, जब मुकदमा ख़त्म हो गया, सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत बरकरार रखी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट केस था। सलमान सफदर जो एडवोकेट हैं, वो इमरान खान साहब के भी वकील हैं ना, तो वो इधर केस में थे। तो उन्होंने उनको कहा कि ये इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट केस। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल माय लॉर्ड, ये एक बड़ा पेचीदा केस था। तो इस मौके के ऊपर ना, जब ये सज़ा से पहले वो प्रोसिक्यूशन स्टेट के नहीं होते ना सब, वो उन्होंने कहा कि जनाब संगीन से संगीन सज़ा दी जाए, ये हम
सेंसिटाइज कर रहे हैं कि सिनफ नाजुक के ख़िलाफ़ कमज़ोर तबका है उसके ख़िलाफ़ जो है ना ये जुर्म हुआ है, तो हुकूमत ये चाहती है। तो उस पर बड़ा एक वो हुआ। बाकर नजफ़ी साहब जो हैं उन्होंने उनसे कहा कि जनाब बात सुने, ये आप यहाँ पे आप डायलॉग ना मारें, जाएं जाके लोगों को अगर सेंसिटाइज़ करना है तो ये लिविंग रिलेशनशिप के क्या मुज़र असरात हो सकते हैं उसके बारे में नौजवानों को, यूथ को आगाह करें। तो जैसे हाशिम काकड़ जो हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब आप जाएं और जो है देखें यूनिवर्सिटी तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में आइस और ड्रग्स जो हैं वो बिक रही हैं, नौजवानों को इसके मुज़र असरात से आगाह करें और जाके अपना काम करें, आप ज़्यादा बात ना करें। अभी भी जाएँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस तरह की ड्रग्स जो हैं वहाँ पे सरेआम मिल रही हैं। तो ये है। और बाकी एक मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, वो एक जो उनका जस्टिस हाशिम काकड़ का कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं कि जो वो विक्टिम ब्लेमिंग के अंदर आ जाएंगे, तो मैं उसको वैसे ही समझता हूँ कि वो शायद नहीं कहना चाहिए था। जब इतनी बड़ी केस बरकरार रखा है तो वो नहीं होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा बैड टेस्ट हुआ। बाकी ऐसा ही है। और दूसरा एक तो इस पूरे मामले में हमने ये ज़रूर देखा कि बेंच कमिटेड सिर्फ इस केस में नहीं, क्योंकि 9 मई के बहुत सारे केसेस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के बेंच से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, उन केसेस को भी इन्होंने सुना। एक तो क्रिमिनल केसेस सुनने वाला ये बेंच, इसने एक पॉलिसी दी हुई है कि हम एडजर्न नहीं करेंगे केस। हाँ, एडजर्न 2 सूरतों में हो सकता है, खुदा ना खास्ता या वकील मर जाए या जज खुद मर जाए, ये जस्टिस हाशिम काकड़ साहब खुद कह चुके हैं। दूसरी बात, 9:30 बजे बेंच आता था, नूर मुकद्दम केस सुनता था 11 बजे तक, 11:30 बजे रिज़र्व सीट्स केस में हाशिम काकड़ साहब और वो बेंच वहाँ पे बैठता था, फिर 1 बजे ख़त्म होती प्रोसीडिंग, वहाँ से फिर दोबारा रेगुलर बेंच में आके और केसेस सुनते। तो क्रिमिनल केसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात है। नहीं, और आपने खुद रिपोर्ट की है कि 35 साल बाद जो है वो मुल्ज़िम शक की बुनियाद पर बरी हो गए। और ये तो नाज़िर, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी हम ये नूर मुकद्दम वाला जो है केस, ये तो सिर्फ 4 साल के अंदर हो गया। और हम कह रहे हैं कि कितना जल्दी ट्रायल जो है ना वो ख़त्म हो गया, मतलब ये भी एक सरप्राइज़ है। देखें, ऐसे ही होना चाहिए। आपको याद है चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी मुलाकात थी, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जो लाइफ सेंटेंस के जो केसेस पेंडिंग हैं, उन्होंने डेथ सेंटेंस का फिगर नहीं बताई थी, उन्होंने लाइफ सेंटेंस का बताया था। 1200 के करीब केसेस पेंडिंग हैं, जिसके लिए 3 स्पेशल बेंचेस बने हैं जो क्रिमिनल केसेस ही को डील करेंगे। तो वो डे टू डे हियरिंग कर रही है। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम क्रिमिनल केसेस जो है ना वो उसका बैकलॉग ख़त्म हो, बेखुसूस सज़ाए मौत के, क्योंकि ये डेथ सेल में या डेथ रो में जो मुल्ज़िमान होते हैं। एक और बेंच भी था जो कि जस्टिस अतर मिनल्लाह इरफान सादत खान साहब और शहजाद गेबा साहब वाला बेंच था, उसमें सुना कोई खटपट हुई है, कुछ पता लगा उसमें वो क्या हुआ? उसमें कयूम सिद्दीकी साहब ये इरफान सादत खान साहब कुछ नाराज़ हो गए उस बेंच से, क्या हुआ? मैं खुद वहाँ पे था नहीं। अच्छा, जजेस ट्रांसफ़र वाले केस जब ख़त्म हुआ तो बाहर आके हम रिपोर्ट कर रहे थे, ख़बर वगैरह हम बनाते हैं, अपने टीवी को बताते हैं कि आज की प्रोसीडिंग ये हुई है। तो मैं खबर बना रहा था तो एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि आप ये 7 वाले बेंच में नहीं गए, बेंच 5 में। कौन से वकील साहब थे? वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के जो वकील हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, वो मोटे से छोटे कद के, क्लीन शेव। तो उन्होंने कहा कि ये 7 वाले बेंच में एक केस था जिसमें अपील रिस्टोरेशन का कोई इशू था, तो उस पर पहले भी ये अपील जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, खारिज हो चुकी है, इस बुनियाद पे कि वो अपील केस बहाल नहीं हुआ। तो जस्टिस इरफान सादत साहब ने उस केस में ये कहा कि अगर आपने इसको रिस्टोर किया तो मैं बेंच में नहीं बैठूंगा, बल्कि अलग हो जाऊंगा बेंच से। तो ये इस तरह का कोई वाकया। तो वो 2 जज जो रिस्टोर कर रहे थे वो कौन कौन है? यही हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब और जस्टिस शहजाद गेबा साहब, शहजाद अहमद मलिक साहब। लेकिन सिद्दीकी साहब जो क्रिमिनल केसेस वाले जो लॉयर्स हैं, ये केस का पता करना पड़ेगा ना सिर्फ, ये क्या केस है? फिर मना के लेके आए हैं, पता नहीं। वक्फे के बाद आया, फिर मीडिया के लोग बैठे थे, फिर उन्होंने इस मामले को उठाया ही नहीं है। अच्छा, वाकयातन मैं, लेकिन ये केस पता तो लगना चाहिए, केस लिस्ट में तो लगा होगा। बिल्कुल, चलेगा तो देखेंगे। इसमें असल में जस्टिस इरफान का जो मेरा ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक केस को क्लोज होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, रिव्यू नहीं होना चाहिए। ये मतलब नाज़िब ऐसा कौन सा केस है, ये देखने वाली बात है ना। हाँ, ये असल चीज़ होती है। तो जनाब, मखसूस नशिस्तों का केस, ये केस एक स्टे से शुरू हुआ था जस्टिस मंसूर अली शाह के, और फिर उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे।
फिर उसके बाद अमेरिकन कौंसलेट से मुलाकात, और फिर उन्होंने कहा निज़ाम बदलने, फ़ैसला बना, फ़ैसले पर अमल दरामद करें, निज़ाम भी बदला गया। चीफ जस्टिस नहीं बन सके वो। अच्छा, फिर उसके बाद भी बहुत 26वीं आईनी तरमीम का फड्डा पड़ा रहा, और बहुत कुछ जो है वो हमने और आपने सब, हमने जो देखा हमने आपको बताया, तो सब कुछ आपके इल्म में है। तो मामला जब रिव्यू पर पहुंचा तो फिर एक जज साहबा जो हैं वो डिसमिस करके पहले ही केस के अंदर फिर अमेरिका। तो ये अमेरिका और मखसूस नशिस्तों के केस का ताल्लुक जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। तो शराय दस्तूर से इजाज़त दीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।